हेलो स्टूडेंट्स, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का ये हमारा 4th वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की जो थ्योरीज थी वीबीटी सीएफटी इसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं और टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसको भी हमने डिस्कस किया। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ सीएफटी, और उसके साथ साथ हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को भी आज देखेंगे। सीएफटी की जो एप्लीकेशन है उसमें से सबसे पहली एप्लीकेशन है कि सीएफएससी वैल्यू के डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल है। यहाँ पर हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के सीएफएस कैलकुलेट करने के फॉर्मूले दिए गए हुए हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ एन है वो है रेस्पेक्टिवली T2G और EG ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी संख्या, और जो P है वो है पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करके फिर उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर देते हैं और पेयरिंग एनर्जी का मान फिक्स होता है, और वैल्यू पुट करके हम रेस्पेक्टिव ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सीएफईसी वैल्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, आयरन का साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन का वो है 6, इसलिए ये क्या हुआ, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर आयरन पर +3 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा D5। अब हमें ये देखना है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वैसे तो हमें पता है क्योंकि साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, लो स्पिन। अगर हाई स्पिन होता तो हम इलेक्ट्रॉन को इवनली T2G और EG ऑर्बिटल में फिल कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर जो है CFSC वैल्यू ज़्यादा होने से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी पेयरिंग हो जाती है और उनकी भी फिलिंग किसमें हो जाती है, T2G ऑर्बिटल में। फिर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसमें T2G ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -0.4 से, और EG ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने से उस टर्म को यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, और प्लस यहाँ पर हो जाता है 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी। तो जो CFSC की वैल्यू होगी वो होगी -2.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 2p। इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए CFSC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कोबाल्ट का H2O6 के साथ एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसकी CFSC वैल्यू हमें दी हुई है और इसकी हमें स्पिन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का है यहाँ पर 6, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, और कोबाल्ट +2 स्टेट में है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा D7। अब हमें ये देखना होगा कि कंपाउंड हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो हम जो D7 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे T2G और EG सेट में। फिर उन दोनों की इंडिविजुअल CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि जो कैलकुलेटेड CFSC है वो ऑब्जर्व CFSC के कितने क्लोज है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है उसकी CFSC की वैल्यू ऑब्जर्व CFSC के लगभग बराबर है। तो जो स्पिन स्टेट होगी वो क्या होगी, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इस प्रकार से CFSC की हम कैलकुलेशन कर लेंगे। CFSC किसी भी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से भी एसोसिएटेड होती है, इसलिए CFSC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा। और CFSC की वैल्यू नेगेटिव और 0 हो सकती है लेकिन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। जो D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए CFSC की वैल्यू क्या होती है, 0। और यही स्टेटमेंट हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर भी लागू होता है।
इनकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अधिकांश जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसका रीजन है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो पार्शली फिल्ड होते हैं, उनके डी ऑर्बिटल्स जो है पार्शली फिल्ड होते हैं, इसलिए यूजुअली ये कलर शो करते हैं। वीबीटी की ये सबसे महत्वपूर्ण कमी रही थी कि ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन सीएफटी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक टाइटेनियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स दिया गया है। ये 5000 एंगस्ट्रॉम का एक ग्रीन रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और पर्पल कलर के रूप में जो रेडिएशन ट्रांसमिट करता है वो हमें दिखाई देती है। और ये ट्रांसमिशन जो होता है, ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, उसका रीजन क्या है? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और इस चीज को सीएफटी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वो कैसे एक्सप्लेन करती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने की वजह से वो T2G और EG सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। तो जो टाइटेनियम आयन है उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है T2G सेट में, वो वेव्स को, जो 5000 एंगस्ट्रॉम की जो वेव है उसको एब्जॉर्ब करके EG ऑर्बिटल में चला जाता है, और जब वापस वो T2G ऑर्बिटल में आता है एनर्जी लूज करके, तो हमें जो कलर दिखाई देता है ट्रांसमिट वेव के रूप में, वो ही उसका पाउडर का कलर होता है। इस प्रकार से सीएफटी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। कोई भी कंपाउंड किस कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और जो ऑब्जर्व कलर होगा वो किस टाइप का होगा, उसको हम इस कलर साइकिल से समझ सकते हैं। जब कोई भी कंपाउंड जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें ऑब्जर्व होता है। जैसे अगर कोई कंपाउंड ऑरेंज कलर या ऑरेंज रीजन, जो हमारा विजिबल रीजन होता है, वो किस में डिवाइडेड होता है? विबग्योर में। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस साइकिल में ये डिवाइडेड होता है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के साथ में। अगर वो ऑरेंज रीजन की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्व करेगा तो जो कलर हमें ऑब्जर्व होगा वो होगा ब्लू। इसी प्रकार से अगर येलो ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो जो वॉयलेट कलर है वो हमें कि जो उस कॉम्प्लेक्स का दिखाई देगा। चार्ज क्या है, अगर रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें ग्रीन कलर का कंपाउंड दिखाई देगा। स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं और जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर बढ़ने पर जो लिगेंड है वो अगर कंपाउंड के साथ जुड़े हुए हैं तो जो कलर की इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक। Each electron has a magnetic moment owing to its, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो उसके मोमेंटम से जुड़ा होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट स्पिन और एंगुलर मोमेंटम। और इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता है, तो अपने अक्ष के चारों ओर घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है उसके साथ साथ ही वो अपनी अक्ष पर भी चक्र लगाती है, वही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन में भी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वो नाभिक के चारों ओर भी घूमता है। तो इन दोनों घूमने से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको नाम दिया गया है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर वो अपनी ही अक्ष पर घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको तो बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जो नाभिक के चारों ओर घूमने से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, और वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा तो वो डायमैग्नेटिक कहलाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है रूट एन इंटू एन प्लस टू। यहाँ पर एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और म्यू भी जो है वो उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। यहाँ पर D1 से D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शो किया गया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। तो जो D1, D2, D3 और D8 और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों में ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जो लो स्पिन D6 और D10 कॉम्प्लेक्सेस है वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। और इसी प्रकार से जो D4, D5, D6, D7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें जो होंगे वो हाई स्पिन और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग होंगे। और इस प्रकार से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर फाइंड आउट करके उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में जब बाएं से दाएं ओर चलते हैं तो जो मेटल है उनकी एटॉमिक रेडियाई समान रूप से कम होती है, लेकिन जो आयनिक रेडियाई उसमें ये रेगुलरिटी नहीं पाई जाती है। इसको हमने यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया है। जो +2 चार्ज वाले जो आयन्स हैं उनकी रेडियाई का एक ग्राफ दिया हुआ है जो स्पष्ट करता है कि आयनों की जो रेडियाई है वो जो एक्सपेक्टेड है उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता और इससे कम हमें आयनों की रेडियाई प्राप्त होती है क्योंकि ये सभी आयनों के लिए समान नहीं होती। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि कैल्शियम +2 आयन, मैग्नीज +2 आयन और जिंक +2 आयन की जो आयनिक रेडियाई है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका रीजन है कि कैल्शियम +2 में D0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मैग्नीशियम +2 में D5 और जिंक +2 में D10। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऑर्बिटल या तो वैकेंट है या फिर जो है वो समान रूप से सभी अक्षों में वितरित है, या तो वो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन या अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर लिगेंड के द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो लिगेंड का जो ओरिएंटेशन है वो स्फेरिकल है, इसलिए यहाँ पर इनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो इस ग्राफ पर प्राप्त हो जाती है। लेकिन अन्य आयन में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जॉन टेलर इफेक्ट। अगर ईजी ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं तो ऑल लिगेंड रिपेल इक्वली, सभी लिगेंड समान रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर ईजी सेट एसिमेट्रिकली फिल्ड होता है तो कुछ लिगेंड और लिगेंडों की तुलना में ज़्यादा रिपेल होते हैं और जो रिजल्ट में हमें जो ऑक्टाहेड्रॉन प्राप्त होता है वो डिस्टॉर्टेड प्राप्त होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो देख रहे हैं कि जो dx2y2 है उसमें एक इलेक्ट्रॉन dz2 से ज़्यादा है, यानी कि सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो dx2y2 में ज़्यादा है तो यहाँ पर लिगेंड ज़्यादा रिपल्सन फील करते हैं तुलना में dz2 के। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन 2 टाइप का होता है, जेड इन डिस्टॉर्शन और जेड आउट डिस्टॉर्शन। जब ईजी सेट में से dz2 और dx2y2 में से अगर एसिमेट्री अगर dx2y2 ऑर्बिटल में होती है तो उस डिस्टॉर्शन को बोलते हैं जेड इन डिस्टॉर्शन।
इसमें क्या होता है, एसिमेट्री dx² y² में होने से क्या होता है कि ligands along the x minus x and y minus y minus will be repelled more and bond elongated, यानी कि जो लिगेंड x और y एक्सिस पर प्रेजेंट है वो मोर रिपल्शन फील करते हैं और इसके रिजल्ट में क्या होता है, द ऑक्टाहेड्रॉन विल बी कंप्रेस्ड अलोंग द z एक्सिस। तो z एक्सिस पे जो लिगेंड है वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं जेड इन डिस्टॉर्शन। सेकेंड वन इज जेड आउट डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पर जो एसिमेट्री है वो पाई जाती है डी जेड ऑर्बिटल में। डी जेड ऑर्बिटल में होने से क्या होगा, तो जो लिगेंड जेड माइनस जेड एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे वो मोर रिपल्शन फील करेंगे और इसलिए क्या होगा कि जो जेड एक्सिस पर जो बॉन्ड बना है वो एलोंगेटेड हो जाता है और ऑक्टाहेड्रॉन जो है जेड एक्सिस पर लॉन्ग होने से, यानी कि जेड एक्सिस क्या हो जाती है, आउट, इसलिए इसको बोलते हैं जेड आउट डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर थ्योरम 1937 में पब्लिश हुई थी और ये सबसे ज़्यादा जो जॉन टेलर इफेक्ट की स्टडी की गई वो है कॉपर +2 आयन पे। बेसिकली ये थ्योरम क्या है, दिस थ्योरम स्टेट दैट देयर कैन नॉट बी अनइक्वल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्बिटल विथ आइडेंटिकल एनर्जी। आइडेंटिकल एनर्जी के साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो इस अनइक्वल ऑक्यूपेशन को अवॉइड करने के लिए मॉलिक्यूल डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिससे कि ऑर्बिटल लंबे समय तक डीजेनरेट स्टेट में नहीं रह पाते। सीएफटी की इतनी सारी एप्लीकेशन होने के बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस रही है, जैसे कि सबसे पहले जो लिमिटेशन है, इस थ्योरी ने सिर्फ डी ऑर्बिटल को बेस मान के सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और सेकंड है जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको सिर्फ इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्राउंड पर एक्सप्लेन किया। तीसरी जो कमी रही है इसकी कि इसने कॉम्प्लेक्स को आयनिक शो किया और ये मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की जो बॉन्डिंग है उसको कोवेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो अगली कमी है इसकी वो ये थी कि मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को सीएफटी एक्सप्लेन